हेलो स्टूडेंट्स, मैं भूपन प्यासी। इस वीडियो में हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर जिसका फर्स्ट पेपर है बाल्यावस्था और आगे बढ़ना, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, इसका फर्स्ट चैप्टर है अभिवृद्धि और विकास की अवधारणाएं, इसे हम देखेंगे। और इस वीडियो में हम जो पढ़ाएंगे वो आपको सिर्फ सुनना है, क्योंकि सुनने आप किसी भी बुक से पढ़ेंगे उससे अच्छा है यदि आप सुन रहे हैं तो सुनने से आपके दिमाग में बातें और अच्छे से बैठ जाएंगी, जिससे आपको अधिक देर तक याद रहेगा और आप भूलेंगे भी नहीं। तो आपको ध्यान से सुनना है, जो समझाएंगे बिल्कुल टफ टॉपिक नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल है। आपको सिर्फ सुनना है, सुनने के साथ ही आराम से, मेहनत भी नहीं करनी है इसमें, समय के साथ ही आपको समझ में आ जाएगा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अभिवृद्धि तथा विकास में क्या अंतर है, या इसी को अभिवृद्धि और विकास को स्पष्ट कीजिए, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। विकास से क्या तात्पर्य है, इस तरीके से क्वेश्चन, इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो अभिवृद्धि और विकास, अब जैसे इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा कि डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, तो डेवलपमेंट अलग है, डेवलपमेंट क्या है, विकास है, और ग्रोथ, ग्रोथ यानी अभिवृद्धि। अभिवृद्धि हिंदी का वर्ड क्या है, इंग्लिश में ग्रोथ, ग्रोथ आपने सुना होगा। तो अभिवृद्धि और विकास दोनों शब्द प्रायः एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, किंतु क्या होता है कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं सोरेनसन, इन्होंने कहा कि अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः शरीर और उसके अंगों के भार तथा आकार में वृद्धि के लिए किया जाता, मतलब आपके बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे हाथ हुए, पाँव हुए, इनका भार बढ़ रहा, मतलब वजन बढ़ रहा है, यदि आपके शरीर का वजन बढ़ रहा है, भार बढ़ रहा है, तो ये आपकी क्या हो रही, ग्रोथ हो रही है, अभिवृद्धि, जिसको हम तौल सकते हैं। वृद्धि को नापा या तौला जा सकता है, वृद्धि को क्या कैसे हम तो तौल सकते हैं। लेकिन विकास का संबंध अभिवृद्धि से अवश्य होता है, पर यह शरीर के अंगों में होने वाले परिवर्तनों को विशेष रूप से व्यक्त करता है। मतलब कि शरीर में होने वाले जो परिवर्तन है उसको, जैसे आपका माइंड, आपके सोचने समझने की क्षमता बढ़ रही, तो वो आपका डेवलपमेंट हो रहा। लेकिन आपका जो मस्तिष्क बढ़ रहा है वो क्या है, आपकी वृद्धि हो रही है। उदाहरण के लिए हम देख लें तो बालक की हड्डियां आकार में बढ़ती हैं, यह बालक की क्या है, अभिवृद्धि है। किंतु हड्डियां कड़ी हो जाने के कारण उनके स्वरूप में जो परिवर्तन आ जाता है, यह क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। मतलब हड्डियां बढ़ रही हैं, वो क्या है, अब वृद्धि हो रही है, लेकिन अभिवृद्धि है, किंतु हड्डियां कड़ी हो जाने से जो स्वरूप में परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगा, विकास कहलाएगा। इस प्रकार विकास में अभिवृद्धि का भाव निहित रहता है। प्रायः यह भी देखने को मिलता है कि बालक की शारीरिक वृद्धि के अनुपात में उसकी कार्यकुशलता में प्रगति नहीं होती। मतलब शारीरिक वृद्धि तो हो रही, लेकिन कार्यकुशलता में प्रगति नहीं हो रही। मतलब शरीर तो बड़ा हो रहा है लेकिन कार्य कुशल नहीं हो रहा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे कि बालक की वृद्धि तो हो रही किंतु उसका विकास नहीं हो रहा। अब हड्डियां तो बढ़ रही लेकिन वो कड़ी नहीं हो रही, तो उनका क्या, विकास नहीं हो रहा। मतलब शरीर का आकार बढ़ गया, कोई बच्चे होते जो बड़े हो जाते लेकिन वो मस्तिष्क से नहीं हो पाते उतने, तो वो क्या कहेंगे कि उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उनकी जो ग्रोथ है वो तो हो गई। इस प्रकार विकास शारीरिक अवयवों की कार्यकुशलता की ओर संकेत करता है, जैसा कि सोरेनसन के विचारों में भी व्यक्त है। अभिवृद्धि को क्या कह सकते हैं, हम माप सकते, किंतु विकास व्यक्तियों की क्रियाओं में निरंतर होने वाले परिवर्तनों में परिलक्षित होता है। अतः मनोविज्ञान अर्थों में विकास केवल शारीरिक आकार, अंगों में परिवर्तन होना है, यह है नई नई विशेषताओं और क्षमताओं का विकसित होना है, जो गर्भावस्था से आरंभ होकर परिपक्वावस्था यानी मैच्योरिटी तक आपकी, जब गर्भावस्था से आरंभ होती है आपकी वृद्धि और विकास, जो आपके कहाँ तक जाते हैं, मैच्योरिटी लेवल तक जाते हैं। अब एक और मनोवैज्ञानिक हुए हैं हरलॉक। हरलॉक ने क्या कहा कि विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, विकास सिर्फ आपके शरीर की वृद्धि हो गई वो सीमित नहीं है, विकास जीवन पर्यंत तक होता है। इसके बजाय इसमें परिपक्वावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। इन्होंने अभी क्या बोला कि विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, इसके बजाय परिपक्व अवस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों और प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। मतलब कि ये, इन्होंने भी यही बोला कि विकास जो है वो व्यक्ति में नई विशेषताएं और नई योग्यताएं प्रकट करता है। वही क्या है, व्यक्ति में नई विशेषताएं आ रही, नई योग्यताएं आ रही, तो वो क्या है, उसका विकास हो रहा है। हरलॉक के विचारों के अनुसार विकास की प्रक्रिया बालक के गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत एक ही क्रम में चलती रहती, विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती।
तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर भी क्या होता है, पड़ता है। मनोवैज्ञानिक जो हुए इनके सोरेनसन, फिर आप हमने हरलॉक देखे, अब गैसेल। गैसेल ने क्या कहा, सभी के आपको सुनते जाना है। तो और आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान भी रखना है, क्योंकि ये आपको लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको लिखना है पूरा डिटेल में। आप जितना अधिक से अधिक लिखेंगे, आप इसको मन से भी जितना बढ़ा सकते हैं। तो लिखने की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि टाइम कम मिलता है और लिखना बहुत अधिक है। तो इसमें जब आप ज़्यादा लिखेंगे तो अच्छी परसेंटेज आपकी बनेगी। गैसेल जो हुए हैं मनोवैज्ञानिक, उन्होंने क्या कहा कि विकास प्रत्यय से अधिक है। इसे देखा, जांचा और किसी सीमा तक 3 प्रमुख दिशाओं शरीर अंक विश्लेषण, शरीर ज्ञान तथा व्यवहारात्मक में मापा जा सकता है। इस सब में व्यवहारिक संकेत ही सबसे अधिक विकासात्मक स्तर और विकासात्मक शक्तियों को व्यक्त करने के माध्यम है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर देखो, अब ए किसने कहा, गैसेल ने, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब सभी का अर्थ देखो, कहने के तरीके सभी के अलग अलग हैं, लेकिन जो उनका केंद्रीय भाव रहेगा वो क्या है, सेम ही है कि अभिवृद्धि क्या है, बाह्य स्वरूप है। स्वरूप जो बाह्य होता है आपका विकास हो रहा वो है, लेकिन विकास को हम आंतरिक बोल सकते हैं। अब ये अंतर पर आ जाते हैं। अंतर में क्या आपको लिखना कि अभिवृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए आ जाएंगे। तो 5-6 अंतर से कम तो आपको लिखना ही नहीं है। इसमें आपको सभी अंतर पढ़ने हैं। पहला है, अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, विकास आंतरिक होता है। अभिवृद्धि क्या है, ग्रोथ जो आप देख रहे हैं बाहरी शरीर में जो ग्रोथ हो रही वो देख रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट आंतरिक, आपके अंदर क्या भाव आ रहा है, भाव में भी विचार, नई नई विशेषताएं आप में आ रही हैं, तो वो क्या है, डेवलपमेंट है। अभिवृद्धि कुछ समय के बाद क्या होती है, रुक जाती है। अभिवृद्धि ग्रोथ आपके होगी शरीर की, आपके 22-25 साल तक, जितनी वयस तक होगी, उसके बाद ग्रोथ रुक जाएगी। फिर आपका डेवलपमेंट लेकिन कब तक चलता है, जीवन पर्यंत चलता है। नेक्स्ट है, अभिवृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है। विकास शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में होता है। अभिवृद्धि ग्रोथ जो है वो संकुचित अर्थ उसका है कि ग्रोथ एक बार हो गई, लेकिन विकास जो है, विकास को हम माप नहीं सकते। विकास क्या है, व्यापक आयत है इसका। विकास में डेवलपमेंट, ये बहुत मतलब डेवलपमेंट, हर बात उसमें डेवलपमेंट में आएगी। अगला अंतर है कि अभिवृद्धि में कोई निश्चित क्रम नहीं होता, मतलब ग्रोथ में कोई निश्चित क्रम नहीं है, लेकिन विकास में क्या होता है कि निश्चित क्रम में विकास होता है। डेवलपमेंट आपका एक निश्चित क्रम में होता है। अभिवृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, विकास की एक निश्चित दिशा होती है। ये अंतर आपको याद रखने। अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता, ग्रोथ का कोई लक्ष्य नहीं है, लेकिन विकास का कोई ना कोई क्या होगा, लक्ष्य होगा। अभिवृद्धि को सीधे मापा जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे हम ऊंचाई नापते, भार नापते, तो इसको हम सीधे नाप सकते। वजन आपका है, जैसे ऊंचाई है, कितनी ऊंचाई बढ़ गई, तो ये सब क्या है, अभिवृद्धि, ग्रोथ है। लेकिन विकास को हम सीधे नहीं माप सकते, सीधा मापन संभव नहीं है विकास का। बुद्धि को सीधे हम नहीं, आपकी बुद्धि है जैसे, तो आपकी बुद्धि को क्या हम सीधे माप सकते हैं, नहीं माप सकते। तो यही क्या है, डेवलपमेंट, विकास है। लेकिन ग्रोथ आपका शरीर बढ़ रहा है, जितना वजन है तो वो तो हम माप सकते हैं। तो ये मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अभिवृद्धि और विकास में उपरोक्त अंतर होते हुए भी सामान्यतः दोनों शब्दों में एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। अब आगे हम देख लेते हैं अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत। अब ये आपको क्वेश्चन पूछेगा, अलग से ही पूछ सकता है कि अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांतों को समझाइए और विस्तृत समझाइए। तो सबसे पहला सिद्धांत इसमें आता है कि समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। इसका मतलब है एक जाति के जीवों में विकास का क्रम एक पाया जाता है। मतलब कि जो समान जाति के जीव हैं तो उनमें विकास का क्रम समान ही होगा, मतलब कि उसमें ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग। विकास की गति का प्रतिमान भी समान रहता है और विकास की गति भी लगभग समान रहती है। मानव जाति के विकास पर भी यह सिद्धांत लागू होता है। गैसेल ने भी इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए कहा कि यद्यपि दो व्यक्ति समान नहीं होते, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम समान होता है। मतलब कि आपने देखा होगा कि छोटा जो बच्चा रहता है उसका जो विकास का क्रम होता है सिर से पैर तक होता है। जैसे जब बच्चा सबसे छोटा रहेगा तो सीधा लेटा है तो सबसे पहले वो सिर उठाने का प्रयास करता। सिर उठाने के बाद वो विकास की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जो अभिवृद्धि है वो अभी करेंगे। सबसे पहले वह सिर उठाने लगता है, उसके बाद वह हाथ चलाता है,
फिर उसके बाद उसके पैर चलते हैं, मतलब चलना सबसे लास्ट में प्रारंभ करता है पैरों के द्वारा। तो पैरों के द्वारा जब वो चलना सबसे लास्ट में प्रयास करता है, तो यही सभी मानवों में ये रहेगा, मानव पर भी मानव जाति है, सभी मानव जाति में ये क्रम रहेगा कि सबसे पहले सिर से पैर की ओर विकास का क्रम रहता है मानवों में। तो ये मानवों पर सभी में लागू होगा। तो यही तो समान प्रतिमान का सिद्धांत है। जैसे देखो, विश्व के सभी भागों में बालकों का गर्भावस्था या जन्म के बाद विकास का क्रम सिर से पैर की ओर होता है। इसी सिद्धांत की पुष्टि हरलॉक ने की थी। हरलॉक जो थे उन्होंने इसी की पुष्टि की थी। सेकंड सिद्धांत आता है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। मतलब सामान्य से विशिष्ट क्रियाएं कैसे, इसको समझते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। बालक का विकास सामान्य क्रियाओं से विशिष्टता की ओर होता है। मतलब सामान्य क्रियाओं से विशिष्ट क्रियाओं की ओर होता है विकास बालकों में। कैसे? बालक के विकास के सभी क्षेत्रों में सर्वप्रथम सामान्य प्रतिक्रिया होती हैं। मतलब जब बालकों का विकास होता है सामान्य प्रतिक्रिया होती, कैसे होती हैं? उसके बाद वह विशिष्ट रूप धारण करता है। उदाहरण के लिए हम देखें तो प्रारंभ में जब बालक रहता है तो किसी वस्तु को पकड़ने के लिए सामान्य अंगों को प्रयोग में लाता है। कोई भी वस्तु है उनको पकड़ने के लिए सामान्य अंग मतलब सभी अंगों को प्रयोग में लाएगा, किंतु बाद में उस वस्तु को पकड़ने के लिए विशिष्ट अंग का प्रयोग करता है। कैसे? शिशुवावस्था में बालक किसी वस्तु को देखकर उसको पकड़ने के लिए हाथ, पैर, मुख, सिर, कुछ जैसे बच्चों को छोटे में खिलौना देते तो वो हाथ से, पांव से भी उसको खिलौना को इधर उधर फेंकेंगे, हाथों से भी, पैर से, सिर से, कुछ भी करके वो उसको पकड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन किंतु आयु में वृद्धि होने पर वस्तु को पकड़ने के लिए सिर्फ हाथ का ही प्रयोग करते। जब आयु बढ़ जाती है तब जो मानव रहते, जो बच्चे रहते हैं, वो फिर हाथ का बस प्रयोग करते। इसीलिए हम इसको सामान्य क्रियाओं से विशिष्ट का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट है सतत विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ। कंटिन्यूअस ग्रोथ मतलब कि विकास सतत रूप से चलता रहता है। मानव के विकास का क्रम गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक सतत रूप से चलता रहता है। विकास की गति कभी तीव्र या कभी मंद हो सकती है, लेकिन वो चलती रहेगी। तो में गुणों का विकास एकाएक नहीं होता। जैसे बालकों में कोई गुण आ रहा है तो वो एकाएक नहीं आएगा। इनका विकास सतत रूप से मंद गति से होता रहता है। इस सिद्धांत की पुष्टि के लिए हम बालकों के दांतों का उदाहरण लें। लगभग देखो, दांत जब दिखते हैं तभी नहीं वो होते, उसके बहुत समय पहले। कैसे? लगभग 6 माह की आयु पर शिशु के दूध के दांत निकलने का अनुभव होता है कि ये दांत एकाएक प्रकट हुए हैं। वास्तविकता में यह दांतों का विकास 5 माह की भ्रूण अवस्था से ही मतलब जब बच्चे का जन्म हो जाता है उसके 6 माह बाद दांत निकलते हैं। लेकिन वास्तविकता में उन दांतों का विकास जो जब वह पेट में है तो 5 माह की 5 महीने की भ्रूणावस्था में ही उन दांतों का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन वो निकलते कब हैं? जन्म के 6 माह बाद। तो इसी को हम बोलते हैं कि सतत विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ। किंतु वे जन्म के बाद 6 माह की आयु में मसूड़ों से बाहर निकलना प्रारंभ होते हैं। अगला है परस्पर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। इस सिद्धांत से तात्पर्य है कि बालक के विभिन्न गुण परस्पर संबंधित होते हैं। एक गुण का जो दूस एक गुण का विकास जिस प्रकार से हो रहा है, अन्य गुण भी उसी अनुपात में विकसित होंगे। उदाहरण के लिए तीव्र बुद्धि वाले बालकों की मानसिक विकास के साथ उसका शारीरिक व सामाजिक विकास भी तीव्र होता है। जिन बालकों की बुद्धि तीव्र है उनका मानसिक और शारीरिक विकास दोनों ही क्या होंगे? तीव्र गति से होंगे। बालक की बुद्धि तीव्र होगी, उसका मानसिक व शारीरिक व सामाजिक विकास भी तीव्र गति से होगा। इसके विपरीत जो मंद बुद्धि वाले बालक होंगे उनका शारीरिक और सामाजिक विकास भी मंद गति से होगा। इसी को हम परस्पर संबंध का सिद्धांत कहते हैं कि जिनकी बुद्धि तीव्र है उनका शारीरिक विकास भी अधिक होगा और तीव्र गति से होगा, और सामाजिक विकास भी उनका तीव्र गति से होगा। लेकिन मंद बुद्धि वाले जो बालक हैं उनका शारीरिक व सामाजिक विकास मंद गति से ही होगा। शरीर के विभिन्न, नेक्स्ट सिद्धांत पर आते हैं, नेक्स्ट प्रिंसिपल, तो वो है शरीर के विभिन्न अंगों के विकास की गति में भिन्नता का सिद्धांत,
प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। इसका मतलब है शरीर के सभी अंगों का विकास एक गति से नहीं होता। सभी अंग हैं जो उनका विकास एक गति से नहीं होगा, इनके विकास की गति में भिन्नता पाई जाती है। यही बात मानसिक विकास पर भी चरितार्थ होती है। कैसे? शरीर के कुछ अंग तेज गति से विकसित होते हैं और कुछ अंग क्या होते हैं, मंद गति से। उदाहरण के लिए हम देखें तो 6 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क विकसित होकर लगभग पूर्ण आकार प्राप्त कर लेता है। 6 वर्ष की आयु में मस्तिष्क क्या हो जाता है, विकसित होकर पूर्ण आकार प्राप्त कर लेता है, जबकि व्यक्ति के हाथ पैर नाक मुंह का विकास किशोरावस्था तक चलता। मस्तिष्क का विकास 6 वर्ष में पूरा हो जाता है, लेकिन हाथ पांव ये सब आपके किशोरावस्था तक चलता रहता है इनका विकास। यह सिद्धांत शारीरिक पक्ष के साथ साथ मानसिक पक्ष पर भी लागू होता है। बालकों में सामान्य बुद्धि का विकास 14 या 15 वर्ष की आयु में पूर्ण हो जाता है। 14 से 15 वर्ष में व्यक्ति का जो मस्तिष्क है, मतलब बुद्धि है, वो विकसित हो जाती है। जो तर्क शक्ति रहती है, तर्क शक्ति मतलब सोचने समझने की क्षमता, वो धीरे धीरे जीवन पर्यंत तक बढ़ती रहती है। विकास की दिशा का सिद्धांत अगला है प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट डायरेक्शन। इसी को केंद्र परिधि की ओर विकास का सिद्धांत कहते हैं। देखो ये आ सकता है केंद्र परिधि की ओर विकास का सिद्धांत किसे कहते, तो विकास की दिशा का सिद्धांत। इसमें विकास सिर से पैर की ओर एक दिशा के रूप में होता है। बालक का सिर पहले विकसित होता है और पैर उस सबसे बाद में। हम पहले भी बता चुके हैं कि बालक का सिर सबसे पहले विकसित होगा, फिर उसके बाद उसके जो हाथ होंगे वो, उसके बाद पैर। सिर से पैर की ओर विकास का क्रम रहता है, बता चुके। यही बात उसके अंगों पर नियंत्रण पर भी लागू है। बालक के जन्म के कुछ समय बाद सर्वप्रथम अपने सिर को ऊपर उठाने का प्रयास करता है। 9 माह की आयु में वह सहारा लेकर बैठने लगता है। धीरे धीरे खिसक खिसक कर वह पैरों के बल पर चलने का प्रयास करता है 1 वर्ष की आयु में। तो 9 माह में वह क्या करता है कि वह सहारा लेकर हाथ चलाने लगता है, हाथ से वह बैठने लगता। धीरे धीरे वह 1 वर्ष की आयु में पांव से भी बल लगाने लगता है। तो सिर से पांव तक इस प्रकार से विकास होता है। अगला सिद्धांत है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। बालकों के विकास के क्रम में व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी अपना प्रभाव दिखाती हैं। कैसे? इसके प्रभाव के कारण विकास की गति में अंतर आ जाता है। किसी के विकास की गति तीव्र व किसी की मंद होती है। अतएव आवश्यक नहीं कि सभी बालक एक निश्चित अवधि पर किसी विशिष्ट अवस्था की परिपक्वता प्राप्त कर लें। ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत क्या कहता है कि प्रत्येक बालक की विकास की गति अलग अलग होगी। किसी बालक की विकास की गति तीव्र होगी, किसी की मंद होगी। मतलब कि जरूरी नहीं कि समान उम्र में बालकों की परिपक्वता समान रहे, परिपक्वता की अवस्था समान रहे, ये आवश्यक नहीं है। इसका मतलब ये है। अगला है भिन्नता का सिद्धांत। भिन्नता का सिद्धांत कैसे? कि प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन। कैसे? विकास का क्रम एक समान होता है किंतु विकास की गति एक समान नहीं होती। विकास का क्रम तो समान होगा कि सिर से पांव तक, लेकिन गति समान नहीं होगी। कैसे? जैसे 9 माह की उम्र में कोई बच्चा बैठने लगता, कोई 8 में बैठेगा, कोई 10 में। मतलब कि वो जरूरी नहीं कि सभी एक समान उम्र में समान चीजें कहने लगे, नहीं। इसमें विकास का क्रम समान रहेगा कि सिर से पांव की ओर विकास होगा, लेकिन समान उम्र में नहीं होगा। किसी का जल्दी हो जाएगा, किसी का मंद गति से होगा। विकास की गति शिशुअवस्था एवं किशोरावस्था में तीव्र रहती है किंतु बाल्यावस्था में मंद पड़ जाती है। इसी प्रकार बालक व बालिकाओं की विकास की गति में भी ऐसे ही बालक और बालिकाओं के विकास की गति में भी भिन्नता पाई जाती है। इसको भिन्नता का सिद्धांत कहते हैं। आगे हम देखते हैं मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्व। मानव विकास को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं? एक क्वेश्चन आपको अलग से भी पूछ सकता है, नहीं तो एक ही में आपको सब कुछ दे देगा, तो सब कुछ आपको एक ही क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। जो 11 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं उनमें इतना सब लिखना पड़ता है, जितना हम वीडियो में स्टार्टिंग से बता रहे हैं सब कुछ लिखना है। तो आपको इसमें हमने पहले ही बताया था, सुनना है अच्छे से। यदि आप सुन लेंगे पूरी वीडियो को तो आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आप आराम से मन से फिर लिख कर आ सकते हैं। मानव विकास क्रम को प्रभावित करने वाले अनेक तत्व हैं। इन तत्वों द्वारा विकास की गति प्राप्त होती है।
ये तत्व विकास को नियंत्रित भी रखते हैं। यहाँ उन तत्वों का संक्षिप्त वर्णन है। पहला आ जाते हैं हम वंशानुक्रम, हेरेडिटी। फर्स्ट जो आप पॉइंट डालोगे वो डालोगे वंशानुक्रम। विकास को प्रभावित करने वाले कारक में पहली हेडिंग डालोगे वंशानुक्रम। बालक का विकास वंशानुक्रम से उपलब्ध गुण एवं क्षमताओं पर निर्भर कर। वंशानुक्रम आप लोग जानते होंगे कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पिता और आप माता पिता दादा दादी उनके हिसाब से ही आपका विकास होगा, इसी को वंशानुक्रम कहते हैं। गर्भधारण करने के साथ ही बालक में पैतृक कोषों का आरंभ हो जाता है यहाँ तथा यहीं से बालक की बुद्धि एवं विकास की सीमाएं सुनिश्चित हो जाती हैं। एक पैतृक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। बालक के कद मतलब ऊंचाई, आपके परिवार में यदि माता पिता दादा दादी की ऊंचाई जैसी है उस हिसाब से आपकी ऊंचाई बढ़ेगी। आकृति, बुद्धि, चरित्र आदि को भी वंशानुक्रम संबंधी विशेषताएं प्रभावित करती हैं। तो आपकी कद, आकृति, बुद्धि, इसको वंशानुक्रम विशेषताएं प्रभावित करेंगी। अनुसंधानों के आधार पर देखा गया है कि चरित्रहीन माता पिता के बालक भी क्या, तो आपका चरित्र भी आपके वंशानुक्रम पर निर्भर करता है इनके अनुसार। अगला जो आ जाता है कारक वो है वातावरण, एनवायरमेंट। अब वातावरण भी बालकों के विकास को प्रभावित करने वाला तत्व है। कैसे? आप लोगों ने भी देखा उस शहर में जो बच्चे हैं या जो बड़े पैसों वाले घर के जो बच्चे हैं वो छोटे से ही इंग्लिश मीडियम स्कूलों में, अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, तो वो उनका विकास जल्दी होगा, वो जल्दी बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे। गांव में पढ़ाई का माहौल नहीं रहता है, माहौल ही नहीं है, ना स्कूल उनको अच्छे से मिल पाते हैं, तो उनका विकास उस गति से नहीं हो पाता। तो कंपटीशन में भी आप लोग बड़ी बड़ी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी देखते कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे रहते ज़्यादा क्यों निकलती यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में, क्योंकि उसमें यही है वातावरण। यूपीएससी परीक्षा होती है, हिंदी मीडियम का रिजल्ट खराब क्यों है? यही तो कारण है। क्या कारण है? कि एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंट ही नहीं हिंदी मीडियम वालों का, वो उनका इंग्लिश मीडियम वालों का वो एनवायरमेंट ही बचपन से रहा, तो उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती उसको क्रैक करने में। तो वातावरण के प्रभाव स्वरूप व्यक्ति में अनेक विशेषताओं का विकास होता है। शिशुअवस्था से ही वातावरण बालक को प्रभावित करने लगता है। बालक के जीवन दर्शन एवं शैली का स्वरूप स्कूल, समाज, पड़ोस, परिवार के प्रभाव से परिणाम स्वरूप स्पष्ट होता है। जो बालक का जीवन है वो उसका स्कूल कैसा है, समाज कैसा है जहाँ वो गांव में रह रहा है या शहर में, पड़ोसी कैसे हैं, परिवार कैसा है, सभी पर निर्भर करता है। स्नेह स्नेह बालक उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है जिसमें वह अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार वातावरण पर प्रभाव डालने में सक्षम होता है। अब वातावरण, अगला कारक आता है बुद्धि, इंटेलिजेंस। अब बुद्धि भी ये कैसे कारक है इसको हम समझते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अपने अध्ययनों के आधार पर निश्चित किया है कि कुशाग्र बुद्धि वाले बालकों का शारीरिक एवं मानसिक विकास मंद बुद्धि वालों बालकों की अपेक्षा अधिक तेज गति से होता है। इसको हम पहले भी अभी बता चुके। देखो इसी वीडियो में हम दोबारा ये आपका रिवीजन हो रहा क्योंकि कुछ चीजें बार बार आ रही हैं कि बुद्धि जैसे देख लें तो हमने बताया कि जिन कुशाग्र बुद्धि वाला जो बालक रहेगा उसका शारीरिक व मानसिक विकास तीव्र गति से होगा, लेकिन मंद बुद्धि वाले बालक का शारीरिक विकास मंद गति से होगा। कुशाग्र बुद्धि बालक शीघ्र बोलने एवं चलने लगेगा। जैसे जब बालक बोलना प्रारंभ करता है तो सामान्यतया बालक 16 माह की उम्र में सामान्य जो बालक हैं वो 16 माह की उम्र में बोलना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन जो प्रतिभाशाली बालक या कुशाग्र बुद्धि बालक रहते वो 11 माह में ही बोलना प्रारंभ कर देंगे। और जो जिनकी बुद्धि थोड़ी मंद बुद्धि जो बालक हैं वो 24 माह तक ले जाते हैं बोलने में। तो इस प्रकार से बुद्धि, इंटेलिजेंस भी आपके विकास में को प्रभावित करती है। बुद्धि आपके विकास को इस प्रकार से प्रभावित करती है। आगे आ जाते हैं लिंग सेक्स, मतलब कि इसमें बालकों के शारीरिक एवं मानसिक विकास में लिंग भेद का प्रभाव ही पड़ता है। जन्म के समय बालकों का आकार बड़ा होता है, किंतु बाद में बालिकाओं में शारीरिक विकास की गति
तीव्र हो जाती है। इसी प्रकार बालिकाओं में मानसिक व यौन परिपक्वता बालकों से पहले आ जाती है। अब इसमें एक मैच्योरिटी की बात की गई है कि बालिकाओं में मैच्योरिटी मतलब कि मानसिक जो परिपक्वता है, मानसिक सामाजिक या मानसिक परिपक्वता ले रहे हैं तो वो बालिकाओं में पहले आ जाती है बालकों की अपेक्षा। ये लिंग इस प्रकार से प्रभावित करता है विकास को। अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इन्हें एक कैसे प्रभावित करती हैं इसको समझते हैं। तो बालक के शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, ये आपने भी पढ़ा होगा, जिनमें से विशेष प्रकार के रस का स्राव होता है। यही रस बालक के विकास के लिए प्रभावित करता है। जो ग्रंथियां हैं इनसे रस का स्राव होता है, यही विकास को प्रभावित करता है। यदि ये ग्रंथियां रस का स्राव ठीक प्रकार से ना करें तो बालकों का जो विकास है वो अवरुद्ध हो जाएगा। इन्हीं जो ग्रंथियां रस का स्राव करती हैं इसी से बालकों का विकास होता है। यदि यह ग्रंथियां रस का स्राव ना करें, जैसे कि एक थायराइड ग्लैंड रहती है, गल ग्रंथि जिसको बोलते हैं, इससे एक स्रावित एक रस होता है थायरॉक्सिन, जो बालक के कद को प्रभावित करता है। यदि ये थायरॉक्सिन जो थायराइड ग्रंथि है ये स्रावित नहीं कर रही है तो बालकों का कद बौना रह जाएगा। इसके स्रावित ना होने पर बालक क्या हो जाता, बौना रह जाता। और जिनकी लंबाई अधिक है मतलब कि उसमें एक जो ग्लैंड है ये अच्छे से अब कार्य कर रही है, रस स्रावित कर रही है, तो उनकी जो कद है वो बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं ये प्रभावित करती हैं। आगे हम देखते हैं जन्म क्रम, बर्थ ऑर्डर। अब जन्म क्रम कैसे, इसको समझिए। जैसे एक परिवार है, एक घर है, उसमें पहला बच्चा जन्म लेता है। अब सभी परिवार में बड़े हैं, मतलब माता पिता, दादा दादी और चाचा चाची, जैसे कोई भी, तो वो सब बड़े हैं, छोटा कोई नहीं है। पहली बार एक बच्चे ने जन्म लिया घर में, तो वो अधिक समय लेगा, उसके विकास में अधिक समय लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि वो अपने ही मतलब अपने ही स्वयं के बल पर ही सब कुछ तो सीख रहा है कि चलना प्रारंभ, हाथ चलाना, उठना, पैर से चलना, खिसकना, ये सब वो स्वयं ही सीख रहा है। लेकिन दूसरा जो बच्चा रहता है, अब एक के बाद दूसरा बच्चा जब होता है तो वो उसकी अपेक्षा जल्दी सब कुछ सीख जाएगा। कैसे सीख जाएगा? क्योंकि जो बड़ा बच्चा है, जो पहले बच्चा हो गया है, उसको उसको देख करके जो अगला बच्चा है वो बहुत सारी चीजें पहले ही सीख जाता है। जैसे उसका बड़ा भाई क्या कर रहा है, उसको देख देख कर वो बहुत सारी चीजें आराम से ही सीख जाएगा। लेकिन उसने तो अपने उस पर सब कुछ किया है, तो उसको टाइम लगेगा। यही ये इसमें बोल रहे हैं कि बालक के विकास पर परिवार में जन्म क्रम का प्रभाव भी पड़ता है। अध्ययनों से पता चला है कि परिवार में जन्म लेने वाले प्रथम बालक की अपेक्षा दूसरे व तीसरे बालक का विकास तीव्र गति से होता है। इसका कारण यह होता है कि बाद के बालक अपने से पूर्व जन्मे बालकों से अनुकरण द्वारा अनेक बातें शीघ्र ही सीख जाते हैं। आई बात आपको समझ में? अगला है भयंकर रोग या चोट। अब रोग या चोट भी आपके विकास को प्रभावित कर सकता है। कैसे? भयंकर रोग एवं चोट बालक के विकास में बाधा पैदा करता है। लंबी बीमारियों के कारण बालक का शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार बालक के सिर पर भारी चोट लगने से भी विकास में बाधा पहुंचती है। जैसे एक कोई रोग हो गया जिसकी दवाई लंबे समय तक चली है, तो उससे भी बालक के विकास में अवरुद्ध हो जाता है। या आपने सुना होगा कि जल जाने पर भी बालक के विकास नहीं होता, लंबाई नहीं बढ़ती, आपने ये सुना होगा। तो ये बातें सत्य हैं कि यदि आपको कोई चोट लग गई, कुछ हो गई, बीमारी हो गई, तो उससे विकास प्रभावित होता है। नेक्स्ट है पोषाहार, न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन तो अपने देश में मतलब कि अब तो बहुत सुधार हो गया, लेकिन ये सबसे बड़ी समस्या है। अभी भी गांव में जो कस्बे हैं वहां पर बहुत बड़ी समस्या है। कुपोषण का जो कारण है वो यही है कि पोषाहार, न्यूट्रिशन बच्चों को अच्छे से नहीं मिल रहा है। सन 1955 में बार्टलू ने अफ्रीका और भारत के बालकों के विकास पर कुपोषण के प्रभाव का अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला। बार्टलू नाम से एक व्यक्ति थे, उन्होंने अफ्रीका और भारत के बालकों के विकास पर अध्ययन किया और कुपोषण के प्रभाव पर
मतलब अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि कुपोषण से बालकों का शारीरिक व मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। अब जब शरीर को न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगा, पोषाहार ही नहीं मिलेगा, तो शरीर विकास कैसे करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्या कि शुद्ध वायु एवं प्रकाश, प्योर एयर एंड लाइट। शुद्ध वायु एवं प्रकाश न मिलने पर बालक अनेक रोगों का शिकार बन जाता है। अब ऑक्सीजन नहीं है, जैसे दिल्ली में है, तो दिल्ली में शुद्ध ऑक्सीजन कहाँ मिल रही है, स्मार्ट सिटीज हैं, वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो वहाँ पर विकास प्रभावित होगा। वहाँ पर के जो बच्चे हैं उनका विकास उस गति से नहीं होगा। जहाँ अच्छी ऑक्सीजन है वहाँ जन्मे बालकों का विकास होगा। शुद्ध वायु और प्रकाश न मिलने पर बालक अनेक रोगों के शिकार बन जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप उनके विकास में अवधान पैदा होता है। नेक्स्ट है प्रजाति, और अंतिम जो विकास का कारण है वो है प्रजाति। के प्रजातीय प्रभाव के कारण बालकों के विकास में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अध्ययन से पता चलता है कि उत्तरी यूरोप की अपेक्षा भूमध्य सागरीय बच्चों का विकास तेज गति से होता है। एक प्रजातीय कारक है। तो इस वीडियो में हमने लगभग बहुत सारी चीजें, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इससे बहुत सारी चीजें हमने देख ली, अंतर भी देख लिए कि अभिवृद्धि एवं विकास का अर्थ क्या है, उनमें अंतर देख लिए। फिर अभिवृद्धि और विकास के जो सिद्धांत जितने हैं वो हमने सब समझ लिए, और उसके बाद हमने इसको विकास को प्रभावित करने वाले कारक समझ लिए। इसके आगे अभी भी बहुत कुछ है, जैसे विकास के नियम हैं, तो इन सब को हम आगे की वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में इतना ही, और हम पूरा बाल्यावस्था और जो आपका आगे बढ़ना है फर्स्ट पेपर और बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर के सभी पेपर हम इसमें करवाने वाले हैं। अभी बाल्यावस्था और आगे बढ़ना की फर्स्ट क्लास है, सभी की पहली क्लास है, और फिर आगे ये सीरीज चलती रहेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप बीएड कर रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।